तो आज के लेक्चर में हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। वन शॉट लेक्चर है, छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छी तरीके से आज हमें खत्म करना है। अब देखो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने अपने चैनल पे एमसीक्यूज जो कि आपके केस बेस्ड प्रीवियस ईयर है उनको अपलोड करना बहुत पहले से चालू कर दिया था शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। तो उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तो हो चुके हैं, ये अपलोड हो रहे हैं। और इसमें मैंने खाली लॉन्ग केस बेस्ड क्वेश्चंस को उठाया है जो कि एमसीक्यू में पूछा गया है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इन्फोग्राफिक्स का भी यूज़ करा है और साथ साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, जिससे अदर कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद जरूर से जाके उन लेक्चर्स को, मतलब उन शॉर्ट वीडियोस को चेक कर लेना, ठीक है। 15-16 उसमें डल चुके हैं और उसके साथ साथ मैं डेली एमसीक्यूज पोस्ट भी कर रहा हूँ, उनकी एक्सप्लेनेशन भी उसमें है, तो उनको अटेम्प्ट करना चालू कर लो क्योंकि पेपर आपके काफ़ी पास आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो हम इन लेक्चर्स के थ्रू अपना क्लियर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझनी है और डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया तो सब कुछ आराम से हो जाएगा इस चैप्टर में। तो देखो क्या कहता है ये। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है रेफर करता है टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो ये सभी, ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेस को रेफर करता है जो कि बिजनेस इंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बाहर है, बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। यानी वो सभी फोर्सेस जो कि आपके बिजनेस के कंट्रोल में नहीं आता, उससे आउटसाइड ही हो रहा है, बिजनेस उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनका अफेक्ट बिजनेस में पड़ सकता है। उन सभी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंट का एग्जाम्पल ले लो, जो ये क्रूड ऑयल की जो शॉर्टेज हो रही है उसके चक्कर में कितने सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बेस्ट एग्जांपल रेस्टोरेंट का ले लो, बहुत से रेस्टोरेंट तो बंद होने के कगार पे आ चुके हैं, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, देन इंपॉर्टेंस समझेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें फीचर आता है टोटली ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स। याद रखना दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक होता है इंटरनल फोर्स जिस पे बिजनेस का कंट्रोल हो सकता है, और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल का मतलब आपके बिजनेस के अंदर, मतलब आपकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे इंटरनल में आते हैं। तो उन पे आप कंट्रोल एक बार को कर सकते हो और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, ये बात है। लेकिन इसमें हमारा आता है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल का मतलब हो गया जैसे आपके शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, या फिर आप जिस कंपनी, मतलब जिस कंट्री में काम कर रहे हो उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, वो सभी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसका जो भी इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर अगला आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, वो फोर्सेस जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका अंदाजा आप लगा सकते हो, लेकिन इनको कंट्रोल फिर भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर अगला आता है जनरल फोर्स। जनरल फोर्स का मतलब हो गया ओवरऑल ऐसा फोर्स जो कि अगर कोई चेंजिंग ला रहा है तो ओवरऑल पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालेगा। यानी आपका अकेला का बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होगा, सभी का होगा। ये स्पेसिफिक वाले में तो ये होगा, हो सकता है कि आपका खाली खुद का बिजनेस या आपकी फील्ड, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस पर इम्पैक्ट पड़े, लेकिन इस वाले में ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फोर्स। आगे हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी बस इतना ध्यान रख लो, ये सारे ऐसे फोर्सेस है जो जनरल है। इनमें जो भी चेंज आएगा ये ओवरऑल पूरी कह सकते हो आपके पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालेगा, यानी सभी बिजनेस को कहीं ना कहीं असर करेगा। थर्ड आता है हमारा एलिमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या, सारे एलिमेंट इसमें लिंक्ड होते हैं। अब जैसे कि अभी हमने देखा क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो रही है। अब क्रूड ऑयल का शॉर्टेज होने के चक्कर में देखो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्रूड ऑयल से हम जानते हैं क्या क्या बनता है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैक्स, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी बहुत सी चीज़ें उसमें बनती है। तो जब क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पेट्रोल, उससे मतलब पेट्रोल नहीं मिला, ठीक है, क्रूड ऑयल से ही तो पेट्रोल निकल रहा था, पेट्रोल की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई। अब डीजल की कमी होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा, डीजल
से क्या चलते हैं, सारे बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। अब जो ट्रक चल रहे हैं उनको अगर डीजल नहीं मिलेगा तो भाई सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन रुक रहा है तो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना रहे हो आगे नहीं पहुंचा सकते, और आगे पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। समझ गए? तो सारे यहाँ पे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फोर्थ आता है डायनेमिक। ये हमेशा चेंज होता रहेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट है भाई, आज के टाइम में देखा जाता है तो रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, ये की पॉइंट है इसका। फिर आता है ये अनसर्टेन है, डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना। किसने सोचा था ईरान वो पाथ को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से एलपीजी ये सब की दिक्कत होनी चालू हो जाएगी। फिर आता है इट इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा इसको समझना। ठीक है, इतना हलवा नहीं है, लेकिन जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट समझ लिया उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल जाएगा। फिर सेवन्थ आता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ये डिफर करता है रीजन, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इंडिया में कोई बिजनेस अपना चला रहा है तो उसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा इंडियन कल्चर के हिसाब से। कोई कनाडा ये सब में चला रहा है तो वहाँ का अलग इम्पैक्ट होगा। ठीक है, फिर अगला हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट सही से समझ जाते हैं, इसको अप्लाई करना सही से सीख जाते हैं, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगा। ठीक है, फिर क्योंकि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो रहा है तो आप फर्स्ट मूव एडवांटेज ले सकते हो ना। फिर अगला आता है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेड एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो तो थ्रेड्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे और उन सिग्नल्स के बिहाफ पे प्रॉपर एक्शन ले सकते हो। फिर आता है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि आप देखो, आप अपनी बिजनेस में अलग अलग प्लानिंग करते हो, खासकर टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है, पॉलिसीज बनाता है। तो उसको आगे क्या होने वाला है उसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगा ताकि आगे कोई दिक्कतें ना झेलनी पड़े। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हेल्प्स इन ट्रैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज एंड कन्वर्टिंग इनटू आउटपुट। ठीक है, तो ये टैपिंग करता है यूजफुल रिसोर्सेज का। जैसे आप देख लो, अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि एलपीजी गैस का शॉर्टेज होने वाला है तो हम क्या करते, पहले ही 2-3 सिलेंडर लेके रख लेते। बहुत से लोगों ने बाद में एक्शन लिया, लेकिन जिनको पहले ही पता चल गया होगा उन्होंने एक सिलेंडर पहले ही लेके अपने पास एक्स्ट्रा रखा होगा ना, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आई होगी। तो आप क्या कर सकते हो, जो अभी यूजफुल रिसोर्सेस हो उनको पहले ही अपने पास रख सकते हो ताकि आगे चल के आपके आउटपुट में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंज, यानी सीधा सीधा इसका मतलब है अडेप्ट करना। ठीक है, जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने बिजनेस को अडेप्ट करवाना कि हम उसमें अपने आप को ढाल सके। फिर लास्ट आता है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है, आप अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करके चल रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ही होगी। ठीक है, अब जैसे आप मान लो ट्वेल्थ अभी आपकी होगी, ठीक है, ट्वेल्थ क्लास फिनिश होगी, आपने एग्जाम दे दिया, लास्ट आपका बीएसटी का एग्जाम है, वो देके आप आगे निकल गए। अब क्या है कि आप अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि अभी एआई कल्चर कितना ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, एआई बेस बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि किन किन चीज़ों की डिमांड है। अब जब आपको पता रहेगा कि हाँ ये अभी मार्केट में चल रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना। जैसे मान लो एआई की डिमांड है अभी, तो ट्वेल्थ करने के बाद चलो 1-2 दिन आपने आराम कर लिया, फिर उसके बाद एआई लर्निंग करोगे, कुछ सीखोगे उसमें। ठीक है, तो वो जब सीख जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। उसी तरीके से बिजनेस जब अपने आप को अडेप्ट करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी। अब इन्वायरमेंट का बेस्ट एग्जांपल ले लो, जैसे नोकिया कंपनी थी, उसने अपने इन्वायरमेंट को सही से एनालाइज करके उस हिसाब से अपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं करा, अपनी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाई। लेकिन उसी तरह शाओमी हो गया, वीवो हो गया, ठीक है, ये सब एक ही है वैसे, सैमसंग हो गया, इन्होंने क्या करा, इन्वायरमेंट को एनालाइज करा सही से और इन्होंने देखा कि कंज्यूमर किस तरफ आप मूव हो रहे हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इन्होंने उस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया। ठीक है, तो वही चीज़ है, मतलब वही है, मार्केट में परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करके बढ़ रहे हो। अगला आता है अपना ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन इसी से बनेगा। केस एक मतलब एक केस दे देगा आपको और एनालाइज करने को बोल देगा कि कौन सा उसमें डायमेंशन शो हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बताओ। तो 5 डायमेंशंस होते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, फिर सोशल एनवायरनमेंट, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर है लीगल, फिर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट।
ठीक है। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक में पढ़ाई होगा आपने, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस की ऑपरेशन यानी कॉस्ट को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे मान लो पैसे से संबंधित, ठीक है, सिंपल, पैसे से संबंधित जो भी आपके इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब सीधा याद रख लेना करेंसी यानी पैसा, उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस आपके इन्वायरमेंट में हुआ तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होगा। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, ठीक है, उससे दिक्कत हो सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट बोरोइंग एक्सपेंस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे बोरोइंग करने के। जैसे आप मान लो आप आगे चल के लोन लेना चाहते हो, अभी लोन आप 10% पे उठा रहे थे लेकिन इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से वो 15% हो गया, तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो गया ना। क्योंकि 5% अगर मैं एक मान लूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने 1 करोड़ कहीं से लोन लिया है, तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख, लेकिन 5% बढ़ना यानी सीधा सीधा कितना, 5 लाख बढ़ जाना, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंशन को लिमिट कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 लाख हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज कर सकते थे, लेकिन अब वो 5 लाख किस पर जाएगा, इंटरेस्ट में जाएगा। ठीक है, इसके क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट, फिर आता है डिस्पोजेबल इनकम, फिर मनी सप्लाई, फिर सेविंग ट्रेंड्स एंड इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। ये सब हमारे की कंपोनेंट्स है जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट मतलब उसके पार्ट है, जिससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये सीधा सीधा वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड कस्टमर ट्रेंड्स, सॉरी कंज्यूमर ट्रेंड्स पे फोकस करता है। ठीक है, ये यानी हमारी सीधा डिमांड की बात कर रहा है। आप जैसे मानो अब जितने भी न्यू यूथ है, ठीक है, जेनजीस की अगर बात करें तो सब हेल्थ और फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हेल्थ और फिटनेस पे जब मूव ऑन कर रहे हैं वो, तो डिमांड करेंगे किसकी, डाइट सोडा, ठीक है, और ऑर्गेनिक फूड्स की, ठीक, जैसे प्रोटीन रिच फूड हो गया, ऐसे डिमांड करेंगे। अभी भी रिसेंटली स्टडी भी आई थी, इससे पता एक मतलब इसमें ये निकला कि जो नए यूथ है वो जब फिटनेस की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो ये जो अल्कोहल का कंजप्शन पहले जो बहुत हाई लेवल पे होता था अब थोड़ा कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, कंज्यूमर्स का ट्रेंड है। ठीक है, हम किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं वो मैटर कर रहा है, आप समझ गए। तो इसके की कंपोनेंट क्या है, कस्टमर्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, कंज्यूमर प्रेफरेंस, लिटरेसी रेट, फैमिली कंजप्शन, बर्थ डेथ रेट, ये सारे सोशल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। फिर अगला आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में रन कर रही है उसके क्या क्या डिसीजन है, उसका बिजनेस के अगेंस्ट क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैटर करता है। अब जैसे कंडीशन लाइक स्टेबिलिटी, पीस एंड द गवर्नमेंट स्पेसिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस, ये हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट स्टेबल है आपकी कंट्री में, तो क्या होगा, आपका बिजनेस रन करना थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, अनस्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से बार बार जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी उसमें चेंजिंग आएंगी और उसका इम्पैक्ट बिजनेस में पड़ सकता है, समझे। पीस, पीस का मतलब सिंपल ये है कि गवर्नमेंट कैसे डिसीजन ले रहे हैं, अग्रेसिव डिसीजन ले रहे हैं तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड है बिजनेस की तरफ, अभी आप देख सकते हो 2020 या उससे पहले ही, थोड़े 1-2 साल पहले ही मेक इन इंडिया ज़्यादा ट्रेंड में था, तो उसकी वजह से बहुत सारे नए नए बिजनेस बने। ठीक है, और आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि लोग बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, समझिए। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लोग अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर रहे हैं और अपने बिजनेस खोल रहे हैं। ठीक, इसका एग्जांपल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंक्रीज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अब स्टेबिलिटी पे अगर बात आए, जैसे आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, आप बाहर से एफडीआई कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, आप आपकी कंट्री में मतलब गवर्नमेंट स्टेबल है, तो बाहर के इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई कह सकते हो प्रॉब्लम नहीं दिखाएंगे, इन्वेस्ट आराम से कर देंगे। ठीक है, इंस्टेबिलिटी रहेंगी तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आप पे नहीं रहेगा और वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसका की कंपोनेंट क्या है, जनरल स्टेबिलिटी, पीस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेवल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द मेजर पार्टीज एंड फॉरेन रिलेशंस। फिर फोर्थ आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब वही है कि जो कानून बनाए जाते हैं बिजनेस से, जैसे लॉ, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स और कोर्ट जजमेंट, बिजनेस मस्ट ओबे। ठीक है, इन सबको बिजनेस को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर बिजनेस ने इन सबको, जिस भी फील्ड में आप बिजनेस रन कर रहे हो,
अगर उस पर उसके अगेंस्ट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, उसको अगर आपने ओबे नहीं करा तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है। और वो एक्शन अगर लिया जाएगा तो सबसे पहले तो आपकी कंपनी की गुडविल ही डाउन हो जाएगी, समझ गए। जैसे कि यहाँ पर ये रिक्वायर करा गया है कि जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उस पर आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये कंपनीज एक्ट 2020 2013 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है। तो अगर ये आप अपने प्रोडक्ट में नहीं दिखाते हो, अगर आप सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो सिंपल है, आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, कोर्ट डिसीजन, कमीशन रूलिंग, लॉज, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब को आपको ध्यान रख के चलना है, जो कि अभी मतलब करंट में लॉ बने हुए हैं। अगर उनको फॉलो अप नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस पे एक्शन लिया जाएगा और उससे सीधा सीधा सबसे पहले तो गुडविल इम्पैक्ट होगी और फाइन भी आपको बड़ी मात्रा में पे करना पड़ सकता है। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सिंपल है, सबसे मेन और सबसे रैपिड जो चेंज होता है वो यही है। तो फोर्स ऑफ द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन दैट चेंज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। अब देखो, साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो गया या इनोवेशन हो गया जो कि प्रोडक्शन में चेंज ला सकता है और ऑपरेशन में। जैसे मान लो आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसके लिए आप एक मशीन यूज़ कर रहे हो, वो आपने मशीन ली थी 2022 में। अभी क्या है कि उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए नई मशीनें आ चुकी हैं, जो कि पुरानी मशीन जितना टाइम लेती थी उसके हाफ टाइम में ये प्रोडक्ट को बना के रेडी करते रहे। अभी आपके पास ये मशीन नहीं है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर ने ये मशीन मंगा लिया है। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका कॉम्पिटिटर क्या करेगा, सामान, मतलब जो भी प्रोडक्ट है, जो आपका, एक तरह से मान लो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसी लाइन का वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो अपनी प्रोडक्शन अब बढ़ा देगा। एक दिन में आप 100 यूनिट बना रहे हो तो वो एक दिन में 200 यूनिट बनाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर उसके एक दिन में 200 यूनिट बन रहे हैं तो वो कॉस्ट कम कर सकता है। और कॉस्ट कम जब होगा तो सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है और आपका जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, अगर उसमें वो 1 रुपया भी कम कर देगा ना, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आज के टाइम पे बिजनेस पे। तो इसीलिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। जो आप टेक्नोलॉजी अभी यूज़ कर रहे हो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि आप कंपीट प्रॉपर तरीके से कर सको। मोबाइल का ही एग्जांपल ले लो, कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है ये आज के टाइम पे, है ना। कोई अगर कंपनी अपने मोबाइल्स में इनोवेशन नहीं करेगी, इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी, तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अभी के टाइम पे देख लो, आईफोन को बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो इनोवेशन ज़्यादा नहीं कर रही है अभी ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, उसी तरफ सैमसंग कर रहा है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं मतलब मान लो कस्टमर्स गेन हो रहे हैं उसके। ठीक है, बहुत से आईफोन यूज़र सैमसंग की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। अब देखो, एग्जाम्पल देखें तो एयरलाइन कंपनीज यूज इंटरनेट वेबसाइट फॉर फ्लाइट शेड्यूल एंड ऑनलाइन बुकिंग। अगर इसको अपडेट नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। की कंपोनेंट साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट सर्विस, बेटर मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड न्यू टेक्निक्स, ये सारे हमारे इसमें आ जाता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया होगा ना, तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं उसका शॉर्ट वीडियो प्रॉपर तरीके से बना के समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये वन शॉट बना रहा हूँ, इसलिए विदाउट एनी कट आउट ये पूरा एक सिंगल लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है, अब देखो, लास्ट हमारा आता है ये तीसरा स्लाइड है, यानी कोर कॉन्सेप्ट एंड इम्पैक्ट समरी पढ़ेंगे किसका, गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या हुआ था। सबसे पहले एलपीजी, ये वो वाला एलपीजी में समझ लेना जो अभी हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा एलपीजी, यानी एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक्स में भी आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि है क्या, फिर इनकी इम्पैक्ट क्या है, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, अभी धुरंधर 2 आई है, इसकी चर्चा काफ़ी चल रही है। ठीक है, देखो, एलपीजी पॉलिसी की अगर बात करें तो ये 3 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन था जो 1991 में लिया गया था। ठीक है, बहुत इकोनॉमिक्स की बुरी, मतलब हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी कंट्री की 1991 से पहले बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी थी और बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा था। तो 1991 में ये डिसीजन लिया गया था एलपीजी का, जिसको इंट्रोड्यूस करा गया और जिससे हमारी इकोनॉमी स्टेबल होना चालू हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला आता है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन है क्या, इसका सिंपल कीवर्ड है फ्री द बिजनेस। ठीक है, फ्रीइंग द बिजनेस का मतलब है लिबरल कर देना, यानी कंपनीज में जो रेस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, खासकर डॉक्यूमेंटेशंस जो थे उनको थोड़ा इजी करा गया।
बहुत जगह पे रेस्ट्रिक्शंस थी कंपनीज को एंटर करने के लिए। फिर दूसरा था, वो तो मेन प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है, बट रेस्ट्रिक्शंस क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन जब बहुत ज़्यादा होगा, मान लो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपको पता है कि 10 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कर देना है, और बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 2 महीने के अंदर एग्जिस्टेंस में आपको आना होगा, बट डॉक्यूमेंटेशन ही इतना ज़्यादा है कि आप फंस गए हो, क्योंकि उसको करने में ही आपको कम से कम 1 महीने से ऊपर लग जाएगा। तो यही कंपनी ने सबसे पहले, मतलब गवर्नमेंट ने सबसे पहले डिसीजन लिया लिबरलाइजेशन करने का। ठीक है, जिसमें फ्री करा गया बिजनेस को, रिमूव करे गए अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस को, जिसकी वजह से बिजनेस आराम से मतलब एंटर हो सका। जैसे अबॉलिश करा गया लाइसेंसिंग को, स्केल एंड प्राइसिंग फ्रीडम दिया गया, लो टैक्स करा गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करा गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को। फिर अट्रैक्ट करा गया फॉरेन कैपिटल को। ठीक है, फॉरेन कैपिटल को कैसे अट्रैक्ट करा गया, वही लिबरलाइजेशन करके, बहुत से डॉक्यूमेंटेशन वर्क को रिड्यूस करके। ठीक है, अब खुद भी आप देख लो, अभी के भी टाइम पे अगर हम कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाना चाहे, छोटे लेवल पे जाओ तो कितने धक्के खाने पड़ते हैं। अब सोचिए, देखो कोई फॉरेन कंट्री में उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, वो यहाँ पे आके बिजनेस क्यों करेगा जब उसको पता है कि मुझे इतने धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये लिबरलाइजेशन जब हुआ, उसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन वर्क रिड्यूस हुआ, तो उस आदमी को इंटरेस्ट हुआ कि अब मैं यहाँ पे आके अपना बिजनेस कर सकता हूँ। फिर सेकंड था हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था, प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया गया कि अब आप एंटर करो और थोड़ा सा हमारा हाथ बटाओ। यानी बहुत से पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर से मूव करा दिया गया था इस टाइम पे। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था, यानी रिड्यूस करा गया था पब्लिक सेक्टर का रोल को। जैसे हॉस्पिटल में, मतलब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ करा गया कि आप हॉस्पिटल यानी हेल्थ सेक्टर में आ सकते हो, एजुकेशनल सेक्टर में आ सकते हो, जिसकी वजह से इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारे यहाँ पे, और डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ। ठीक है, बहुत से पब्लिक जो इंटरप्राइजेस थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था प्राइवेट में। ठीक है, आज के डेट में वो प्राइवेट सेक्टर है, बट वो 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर के पार्ट थे। ठीक, फिर लास्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। नाम से ही क्लियर है, ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल लेवल पर। तो वर्ल्ड इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या था, रिमूव करे गए थे क्वांटिटेटिव एंड टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस को। ठीक है, और इंपोर्ट लिबरलाइजेशन करा गया था, यानी इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी गई थी। एक्सपोर्ट प्रमोशन करा गया था, यानी एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दिया गया था हमारे कंट्री के बिजनेस को। ठीक है, यानी इंटरप्राइजेस को, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया। और ग्लोबल लेवल पे अगर बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, तो एक तो उसकी खुद की तो आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन कंट्री की भी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में यही सब रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनीज इंडिया के अंदर ना, इंडिया के बाहर भी, ठीक है, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग गए थे। ठीक है, तो ये था हमारा LPG, यानी ग्लोबलाइजेशन, सॉरी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर लास्ट आता है हमारा इसका इम्पैक्ट, मतलब सेकेंड लास्ट है, इसके बाद डिमोनेटाइजेशन पड़ता है। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस, यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चेंज हुई थी, स्पेशली जो LPG इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे क्या चेंजेस हुआ था हमारे यहाँ पर, तो इसमें हमारे 7 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला होता है इंक्रीजिंग कंपटीशन। पहले खाली इंडियन फर्म्स रन कर रही थी हमारे यहाँ पर, तो बहुत सी इंडियन फर्म्स की मोनोपोली क्रिएट हुई थी, उसकी वजह से क्या होता, वो अनफेवरेबल चार्जेस लेते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब लिबरलाइजेशन करा तो उससे क्या हुआ, बाहर की फॉरेन इंटरप्राइजेस या कंपनीज हमारे इंडिया में एंटर हुई, जिससे टेलीकम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ, एयरलाइंस बढ़े। तो इससे क्या हुआ, इन इंडियन फर्म्स को कंपटीशन मिलने लग गया, और कंपटीशन अगर बनेगा तो अपने आप कोई सा भी फर्म होगा इफिशिएंट तरीके से सही से काम करना चालू कर देगा। ठीक है, फिर आता है सेकंड, यानी मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब सिंपल सी बात है, जब ये LPG इंट्रोड्यूस हुआ, बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पर आई, तो पहले जहाँ हमारे पास एक प्रोडक्ट था, मतलब किसी काम के लिए एक प्रोडक्ट था, अब हमारे पास दर्जनों है। तो हमें क्या हुआ, वाइडर चॉइस मिल गई। ठीक है, आज की डेट में तुम खुद ही देख लो, अगर एक पेन खरीदने जाते हो तो कितने सारे कंपनी, अलग अलग कंपनीज के पेन अवेलेबल है मार्केट में। इंडियन की, मतलब इंडियन ब्रांड की भी है, फॉरेन ब्रांड की भी है, तो डिमांडिंग हो गए हम। ठीक है, हमें मतलब जो हमारी डिमांड्स है ना, वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चालू हो गए थे। फिर थर्ड आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। खुद देख लो, 1991 उसके बाद कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होना चालू हुआ, कंप्यूटर जैसे जैसे चला, फिर कीपैड वाले फ़ोन आए, फिर टच पे मूव हुए हम। अब
कंप्यूटर भी बहुत हाईटेक हो चुके हैं, टच में भी देखोगे तो कितने सारे वेरिएंट आ चुके हैं, है ना। टैब भी यूज़ करते हैं हम, ठीक। तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत रैपिड तरीके से चेंज हुआ, क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आई उसकी वजह से। फिर फोर्थ में अगर देखें तो नेसेसिटी फॉर चेंज। अब नेसेसिटी फॉर चेंज का मतलब क्या है, देखो जितने भी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मान लो, या फिर कोई भी कंपनी अभी काम कर रही थी, वो पुराने मेथड पे रन कर रही थी, तो उसको चेंज करने की नीड पड़ गई थी, एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि सर्वाइव कर ही नहीं सकता पुरानी टेक्नोलॉजी या फिर पुराने तरीके के बेस पे। फिर फिफ्थ आता है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जब यहाँ पे बाहर की कंपनीज आई, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड थे। अब मान लो कोई इंडियन पर्सन वहाँ पे जाके जॉब करना चाहता है, तो जब वो वहाँ पे जाएगा तो उसका एक ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें उसको सिखाया जाएगा, उससे उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो हाई कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट ये सब बढ़ने लग गया। फिर सिक्स आता है मार्केट ओरिएंटेशन, क्योंकि देखो आप जब मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे, तो मार्केट स्टडी सबके लिए करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से वो क्या करेंगे, फिर प्रोडक्शन भी करेंगे। अब जैसे अभी देख लो, अभी हम सबकी डिमांड फ़ोन के मामले में क्या है, बढ़िया कैमरा, बढ़िया प्रोसेसर, ये सब चीज़ की हो रही है, ठीक है। तो अगर कंपनी इस हिसाब से अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं लाएगी, तो उसकी डिमांड धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। इसलिए उसको मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। सेवन्थ आता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का क्या था, देखो जैसे ही प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होना चालू हो गया यहाँ पर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से और भी सेक्टर आने लग गए, तो जो पब्लिक सेक्टर रन कर रहे थे, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने वहाँ के बजटिंग में कमी कर दी। अब बजटिंग में जब कमी हुई, तो वहाँ की एम्प्लॉयज समझ गए कि अगर हम इफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारा पत्ता कट जाएगा। तो वही कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर को फिर समझ आ गया कि हमें इफिशिएंट होना पड़ेगा सर्वाइव और ग्रोथ करने के लिए। अगर हमने काम नहीं करा तो गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से बजटिंग रोक देगी वहाँ की, और बजटिंग जैसी ही रुकी, उन सबकी नौकरी जाएगी। तो ये सारे हमारे इसके इम्पैक्ट थे जो एलपीजी का हमें देखने को मिला। अब लास्ट आता है डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। बात तो इस पे अभी हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि नवंबर 2016 में ये हुआ था, ठीक है। तो 10 साल लगभग, मतलब एक तरह से मान लो 9 साल कुछ महीने हुए हैं इसको, इसलिए ये ज़्यादा मे बी नहीं अब वो इतना करता। तो देखो डिमोनेटाइजेशन का मकसद हर कोई जानता था, क्या, कर्ब करप्शन, यानी करप्शन पर कंट्रोल रखना, ठीक है, कंट्रोल लाना, एक तरह से उसको ख़त्म करना। स्पेशली ब्लैक मनी जनरेशन फ्रॉम अनडिक्लेयर इनकम, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था, डिमोनेटाइजेशन से पहले हमारे पास 500 हज़ार के नोट थे। अब बहुत लोग क्या करते थे, अपनी अनडिक्लेयर इनकम, यानी पैसा तो कमा लिया, लेकिन सरकार को नहीं बताया कि हमने इतना पैसा कमाया है, क्योंकि उस पर इनकम टैक्स वगैरह लगा लेगी ना गवर्नमेंट। तो वो नहीं बताया उनको, और उस अमाउंट को उन्होंने छुपा के अपने पास रख लिया, तो उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। अब उस पैसे को जब रखा गया, तो उसको करप्शन कहा जाएगा। एक तो वो हो गया, दूसरा आप देखते हो बहुत से गवर्नमेंट अथॉरिटीज में भी काम होता था, लोग पैसे के थ्रू करते हैं, कैश के थ्रू करते हैं, जिससे जो पैसा सरकार पे जाना चाहिए वो ना जाके वो अपने पास रख लेते हैं, तो वो ब्लैक मनी हो जाती है, करप्शन करते हैं लोग वहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को रोकना था, इसलिए डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, ठीक है। अब जब 500 और 1000 के नोट बंद करेंगे, तो उसके बाद क्या इशू हुआ, 2000 के नोट पे, 2000 का नोट इशू होने का बस सिंपल ये रीज़न था कि इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करना था। हमें एक ऑप्शनल ऐसी करेंसी चाहिए थी जो कि इन दोनों की जगह बाद में ले सके, स्टेबल करने के लिए इकोनॉमी को। अब खुद भी तुम देखोगे, लास्ट टाइम 2000 का नोट तुमने कब देखा था, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या करा, वो 2000 के नोट को बैंक में जब जा रहे थे ना, तो उनको स्टोर करना चालू करा, और फिर उसके बाद इसको मार्केट से हटा ही दिया। अब खाली 500 का नोट है हमारे पास। तो करप्शन, मतलब करप्शन को रोकना, ब्लैक मनी को ख़त्म करना है, यही सबसे मेन टारगेट था डिमोनेटाइजेशन का। अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर हुआ इससे, ठीक है। अगर देखोगे तो ब्लैक मनी डिक्लेयर विद द पेनल्टी एंड इंक्रीज डिस्क्लोजर। अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो लोगों का काला पैसा बाहर आया, ठीक है। जब काला पैसा बाहर आया, तो उन पे उनसे पेनल्टी लगाया गया, और उनको डिस्क्लोज करा गया, ठीक है। मतलब इंक्रीज डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, जितने पैसे लोगों ने अपने पास रखे गए थे वो सरकार के सामने दिखाना पड़ा उनको। फिर इन अप्रूव्ड, ठीक है, टैक्स कंप्लाइंसेस आए हैं, मतलब इंक्रीज टैक्स कलेक्शन। जो पहले जितना टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स कलेक्ट होना चालू हो गया। जो लोग पैसा अपने पास दबा के रख रहे थे, उन्होंने उस पैसे को गवर्नमेंट को दिखाना चालू करा, उस हिसाब से फिर उनको टैक्स देना पड़ा, ठीक है। बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, क्योंकि सब लोगों ने फिर पैसा घर में ना रख के बैंक में डिपॉजिट करना चालू करा, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का लोगों में ऐसा डर बैठ गया था कि अगर दोबारा हो
तो लोग ये चाहते थे कि बैंक में पैसा रहेगा तो वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर लोगों ने सेविंग भी फॉर्मल तरीके से सही तरीके से करना चालू कर लिया कि घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर में पैसा रखना और जितना पैसा बाकी है उसको बैंक में रखना, ठीक है। तो चैनलाइज सेविंग होने लगी फाइनेंशियल सिस्टम में सही तरीके से। लेस कैश लिखा हुआ है, इसको कैशलेस कर लो, ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी हमारी बनने लगी। आज के डेट में देख लो, हम यूपीआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं हम उस चीज़ के। तो इसकी वजह से कैशलेस इकोनॉमी हमारी बनी, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ गई। अब डिमोनेटाइजेशन हो, कुछ भी हो, मुझे पता है बैंक में पैसा रखा हुआ है, मेरे फ़ोन में यूपीआई है, मैं कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट इसका। इसके साथ हमारा ये बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो चेक पॉइंट्स, मतलब चेक कर लेते हैं जो हमने पढ़ा, क्या सिलेबस के हिसाब से ख़त्म हुआ है। तो हमने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, ख़त्म। फिर हमने डायमेंशंस पढ़ा था, ठीक है। डायमेंशंस में हमारे क्या क्या गए थे? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर लास्ट आता है, हमने डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी पढ़ा, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया, ठीक है। एलपीजी यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब है भाई, कोई नहीं, एलपीजी मतलब इसमें भी कहीं इसी यही इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ये एमसीक्यू लगाया हुआ है ऑलरेडी, मैंने जो मैंने बताया ना प्लेलिस्ट, उसमें मैंने इसको प्रॉपर तरीके से समझाया। इसी तरीके से इसका ऑप्शन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और हाँ, ये वन शॉट लेक्चर था, ठीक है, विदाउट रेस्ट मैंने इसको कराया है, और थोड़ा सा मेरी भी हालत ख़राब है। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि मैंने सही से नहीं समझाया या एक्सप्लेन दोबारा करने की नीड है, एक बार कमेंट कर देना, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि हाँ अपलोड हो गया है, उसको देख लो। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर का कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और वीडियो अगर सही लगी, और पास्ट के जो मैंने 2 चैप्टर कराए हैं, पहला और दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर सब अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करना, ताकि मुझे ही पता चले कि हाँ कितने बच्चे मेरे ये लेक्चर से इम्प्रेस्ड है, किनको समझ आ रहा है। इस हिसाब से मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, और मैं फटाफट आपके बाकी के लेक्चर भी अपलोड करना चालू कर दूंगा, ठीक है, उन पे काम करना चालू कर दूंगा तेज़ी से।